अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है जिसमें सॉलिड फर्स्ट पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कि लिक्विड है, और सेकंड पोर्शन को हमने स्टार्ट किया था और उसकी क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनकी प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें से फर्स्ट 6 प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी कर लिया हुआ है। उसके आगे 7 to 10 जो है प्रॉपर्टीज़ को आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनमें से आइसोमरिज्म। ठीक है ना, जितनी भी ये हेडिंग्स दी हुई हैं यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, जितनी भी ये टाइप्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें जो हेडिंग है हेडिंग ही उसी का आंसर है, उसी की डेफिनेशन बनती है। देखें हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है आइसोमरिज्म। इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड यहाँ पे आइसो का है, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। सेकंड वर्ड यहाँ पे मेरिज्म है, मेरिज्म ये वर्ड मेराइज से डिराइव किया गया है, इसका मतलब होता है यूनिट्स। आप यहाँ पे याद रखने के लिए यूनिट्स से मुराद यहाँ पे आप ज्योमेट्री को माइंड में रख सकते हैं, ज्योमेट्री या फिर शेप्स, कुछ भी आप माइंड में रख लें, ठीक है ना। तो आइसोमरिज्म मतलब जिसके सेम यूनिट्स हो, मतलब जिसकी सेम ज्योमेट्री हो, सेम शेप हो, तो वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं। आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम उनको स्टडी करते हैं। अब डेफिनेशन इसकी करेंगे, ये पूरा प्रोसेस ये डेफिनेशन के अंदर आता है, जिसको मैंने इस तरह पॉइंट्स में लिखा है ताकि आप लोगों के माइंड में आसानी से बैठ जाए। डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ द फेनोमेनन, जो आइसोमरिज्म है एक ऐसा प्रोसेस है टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इन विच 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस, 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब यहाँ पे जिस तरह हमने बात की कि क्रिस्टलाइन फॉर्म्स क्या होंगी, उनकी सेम होंगी, ये बेसिक पॉइंट है जो कि आपको हेडिंग से नज़र आ रहा है। आइसो का मतलब सेम था, मेरिज्म मेराइज यूनिट्स हैं, ज्योमेट्री कह लें, शेप्स कह लें, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कह लें, फॉर्म्स का मतलब भी शेप्स ही होता है। तो मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 को स्टडी करेंगे कि 2 ऐसे जो आपके पास सब्सटेंस हैं, वो 2 सब्सटेंस जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उनकी ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं, तो वो दोनों सब्सटेंस एक ही तरह की ज्योमेट्री शो करते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन के अंदर भी सेम यही चीज़ है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं और वो किस तरह की ज्योमेट्री शो करेंगे, सेम ज्योमेट्री शो करेंगे, आइसोमरिज्म कहलाएगा ये प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें एक और बेसिक पॉइंट है जो हर एक के अंदर एज ए डिफरेंस आप उसको लेके चल सकते हैं, जो कि है यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सब्सटेंस का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखते हैं आइसोमरिज्म, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे पॉलीमरिज्म है, और इसी तरह एलोट्रोपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर इसी के अंदर आ जाता है। जब आइसोमरिज्म पॉलीमरिज्म की बात करते हैं या उसी के अंदर जो है एलोट्रोपी की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर एक वर्ड का चेंज है, इसको मिक्सअप कर देते हैं। तो जब एक लफ्ज़ के चेंज करने से आपकी पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। आइसोमरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो सब्सटेंसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो वो सब्सटेंसेस जो होते हैं, सब्सटेंसेस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, सब्सटेंसेस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। तो इसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स शो कर रहे हैं, उनकी जो ज्योमेट्री बनेगी, जो शेप्स बनेंगी, या उनकी जो फॉर्म्स हैं, जो उनकी शेप्स शक्लें जितनी भी आप बनाएंगे, वो सारी की सारी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आइसोमरिज्म। अब नेक्स्ट इसी डेफिनेशन के अंदर ही ये पॉइंट आता है कि आइसोमॉर्फ्स, सेपरेट भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू उसमें कि आइसोमॉर्फ क्या होता है, या इसको जो है इसी डेफिनेशन के अंदर भी आप लोग जब डेफिनेशन लिखेंगे इसको इसके अंदर एडअप करेंगे। आइसोमॉर्फ क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो सेम शेप्स को शो कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं। आगे इस तरफ जाने से पहले एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ कि एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है, ठीक है ना, 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये एक और चीज़ है, ये एक और चीज़ है। अब जब हम इन दोनों को स्टडी करते हैं, ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस जब ये ज्योमेट्री बनाते हैं, ये ज्योमेट्री फॉर एग्जांपल सी इनकी ज्योमेट्री बनती है जो कि सेम है, ए की ज्योमेट्री भी सी है, बी की ज्योमेट्री, एक जनरल एग्जांपल है सिर्फ माइंड में बिठाने के लिए। ए एक अलहदा सब्सटेंस है, बी एक अलहदा सब्सटेंस है, ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, तो दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, लेकिन जब आप इनकी ज्योमेट्री के लिए हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जी का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, या फॉर्म्स के लिए आप एफ का वर्ड यूज़ कर लें। जब आप इनकी फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, इनकी ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं, इनकी शेप्स को स्टडी करते हैं ना, तो दोनों की जो शेप्स होती हैं वो सेम होती हैं, हालांकि वो दोनों डिफरेंट हैं। अब ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसोमरिज्म। आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं, अब ये दोनों जो है ना ए और बी, ये ए और बी आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे। बात की समझ आई।
वो डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनकी ज्योमेट्री या शेप जो है वो सेम है, तो वो जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे वो आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इनकी नेचर के हिसाब से कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, ये जो एक फॉर्म बनी है, एक शेप बनी है, ज्योमेट्री बनी है, ये किस चीज़ को फॉलो कर रही है, इस एटम के अंदर, इस एक सब्सटेंस के अंदर, इसके अंदर दोनों सब्सटेंसेस में, सब्सटेंस के अंदर एटम भी आ जाएंगे, सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ कंपाउंड लिखेंगे तो आप मतलब एटम और मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, हालांकि एटम और मॉलिक्यूल भी सेम ज्योमेट्री शो करते हैं। इस तरह आपकी डेफिनेशन फिर गलत हो जाएगी, इस पॉइंट को माइंड में रखना है, इसको अंडरलाइन कर लें, इसी एक पॉइंट को, एक लफ्ज़ को, सब्सटेंस। अब हम बात कर रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। जो हम ये है ना, जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है ये वाला, ये स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इन दोनों सब्सटेंसेस के, इनके एटम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या इनकी जो है अटैचमेंट के ऊपर, अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या जो है इनके केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो एटम्स इसके अंदर मौजूद होंगे, जो एटम्स आपस में मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, या एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, या फॉर एग्जांपल दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, तो ये जो होंगे इनकी जो केमिकल नेचर होगी वो कभी भी इस ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ये ज्योमेट्री जो बन रही है ना, इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। केमिकल नेचर का मतलब वो किस तरह से रिएक्शन में जाता है, उसकी नेचर किस तरह की है, लिक्विड है, सॉलिड है, जो भी है, इसके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगी। तो ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट केमिकल नेचर ऑफ एटम्स। ये जो एटम है, ये एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है, ये एटम से मिलकर कंपाउंड बना है, दोनों की केमिकल नेचर जो होगी एटम्स की, वो डिपेंड नहीं कर रही कि आपका जो ज्योमेट्री है वो सेम बन रही है। हालांकि ये जो ज्योमेट्री दोनों के सेम होने की रीज़न क्या होगी, रीज़न है कि ये डिपेंड करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स डिपेंड कर रही हैं नंबर ऑफ एटम्स एंड द वे ऑफ अरेंजमेंट या अटैचमेंट। कि जो आपके पास दो सब्सटेंसेस थे ना, इसमें कितने एटम है, इसमें कितने एटम है। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर एक एटम है तो इसके अंदर भी एक ही एटम होगा, तो तब जाकर ज्योमेट्री सेम बनेगी। अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल 5 एटम्स हैं तो इसके अंदर भी कितने 5 एटम्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स एंड द वे ऑफ अटैचमेंट। तो दूसरी बात है कि ये जो 5 एटम्स हैं किस तरह से अटैच है, तो दोनों की जो अटैचमेंट है वो सेम होनी चाहिए, दोनों सब्सटेंसेस की, तब आपके पास ज्योमेट्री सेम बनेगी। ये जो 5 एटम्स हैं इनकी केमिकल नेचर क्या है, इनकी केमिकल नेचर क्या है, ये जो फॉर्म बन रही है, ज्योमेट्री बन रही है, ये इनके केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्या है, 2 चीज़ें हैं, नंबर ऑफ एटम्स एंड द वे ऑफ अटैचमेंट। जो एटम्स यहाँ पे हैं उनके कितने हैं और उनके अटैचमेंट क्या है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। इंडिपेंडेंट किस चीज़ के ऊपर है, उसका जो है केमिकल नेचर के ऊपर जो है ये डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे एज ए एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल ये भी एज ए एमसीक्यूज़ आपके आ सकते हैं। ये पॉइंट्स जो है ना, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को हमने स्टडी किया है, ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, या आपसे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी ये आ सकता है। इसको अंडरलाइन करेंगे एज एमसीक्यूज़, इसको लाजमी माइंड में रखना है। और ये जो पॉइंट्स हैं इसको जब आपकी ये आइसोमेरिज्म का प्रोसेस लिखना पड़ जाए तो आप इसको इसके अंदर ऐड करेंगे सारे प्रोसेस। और ये जो पॉइंट्स हैं ये एज ए एमसीक्यूज़ भी इसमें से बन सकता है एमसीक्यूज़। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर हम इनकी स्टडी करें कि जो आपस में है, ये जो आपके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली आइसोमॉर्फ्स की बात कर रहे हैं, इन 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। ये 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, अगर आप इनको स्टडी करें, ये सब्सटेंसेस क्या होंगे, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें तो ये क्या होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि इनकी ज्योमेट्री जो शेप या उसकी जो ज्योमेट्री है वो सेम है तो इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपके पास फॉर एग्जांपल लिक्विड हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है, या फिर ये जो है ये जिस तरह का ये केमिकल रिएक्शन दे रहा है उसी तरह का ये केमिकल रिएक्शन दे, लाजमी नहीं है। ठीक है, दोनों की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है, आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइजेस टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शंस इन होमोजेनस मिक्सचर। कि अगर फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है, अगर आप इन दोनों सब्सटेंस को मिक्स कर लेते हैं जिनकी ज्योमेट्री जो है सेम थी, अगर आप इन दोनों सब्सटेंसेस को मिक्स कर लेते हैं तब भी उनकी ज्योमेट्री के ऊपर दोनों मिलकर जो एक ज्योमेट्री बनाएंगे ना, तो वो ज्योमेट्री जो होगी वो डिफरेंट नहीं होगी, वो होमोजेनस मिक्सचर बना देंगे, तब भी उनकी ज्योमेट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब भी उनकी ज्योमेट्री सेम रहती है।
नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि नेगेटिवली चार्ज आयन आ जाते हैं कुछ के ऐसे हमारे पास आयन होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किस तरह से अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। क्या हम उनके नेगेटिव चार्ज को देखकर बताएंगे कि उनकी ज्योमेट्री क्या बनती है, या उसमें कोई और उसमें फैक्टर होगा जिसको देखकर बताएंगे कि इनकी ज्योमेट्री जो है वो सेम है, वो आइसोमॉर्फिज्म जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं। अब देखें, अगर ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, यहाँ पे आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स मेंशन है, जैसा कि NO3 नेगेटिव है और CO3 डबल नेगेटिव है। ठीक है, एक आपके पास ये पोर्शन है, दूसरा पोर्शन इसमें आ रहा है SO4 डबल नेगेटिव एंड CO3 डबल नेगेटिव। सॉरी, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे आएगा SO4 और दूसरा आता है इसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज जिसमें 4 एटम्स, देखें इसमें कितने हैं, 4 ऑक्सीजन्स हैं और एक सल्फर है, 5 हैं। तो आप यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड यूज़ करेंगे जिसके अंदर 5 एटम्स होंगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो कि मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है यहाँ पे CrO4 डबल नेगेटिव। ठीक है ना, अब इसको देखना है आपने। अब नेगेटिवली चार्ज आयन, सारे नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, इनको देखें NO3 है। अब इनके आपने चार्जेस को फॉलो नहीं करना, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसा कि हमने शुरू में देखा था। 2 चीज़ें आप देखेंगे, एक नंबर ऑफ एटम्स को फॉलो करने, दूसरा उनके अटैचमेंट देखनी है। तो आपके पास ये नेगेटिव चार्ज कितने हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स आपने देखने हैं और बाद में जब उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उनके बारे में बताएंगे कि इनके अटैचमेंट किस तरह की है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में है ये जो सब्सटेंसेस हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं और बताना है कि उनकी ज्योमेट्री जो है सेम होगी या नहीं होगी। NO3, इसमें देखें कितने एटम्स हैं टोटल, एक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, टोटल कितने हो जाएंगे 4। इसमें देखें एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, तो मतलब इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। तो इन दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, सेम। और दोनों की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। अब दूसरा देखें SO4 डबल नेगेटिव एंड CrO4 डबल नेगेटिव है। अगर आप इन दोनों को देखें तो इनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सल्फर 1 एटम है, ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5। अब इसी तरह क्रोमियम है, ये 1 एटम है और ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं, टोटल कितने हो जाएंगे 5। 1 एटम सेंटर में आएगा और 4 एटम उसके साथ इस तरह अटैच हो जाएंगे, तो 4 एटम साइडों पे अटैच है ना, कितने कॉर्नर बन जाएंगे 4। तो आपका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल। तो ये ट्राइएंगुलर क्यों नाम दिया था, क्योंकि इसमें 4 एटम्स टोटल हैं, तो एक सेंटर में आएगा, 3 उसकी साइड्स जो हैं उसको कवर करेंगे। तो आपके कितने साइड्स बनेंगी इसमें, इस स्ट्रक्चर में 3 बनेंगी, तो ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा ये। ठीक है ना, तो ये दोनों देखें, इसमें नंबर ऑफ एटम सेम है तो सेम ज्योमेट्री, इसमें नंबर ऑफ एटम्स और इनके अटैचमेंट अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इनके अटैचमेंट भी सेम होती है, इस वजह से सेम ज्योमेट्री शो करते हैं। इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। अब देखें, अब ये दोनों सेम ज्योमेट्री शो कर रही है ना, हालांकि ये एक और चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ये नाइट्रेट आयन है, ये कार्बोनेट आयन है, ये दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पे हमने शुरू में यही बात की थी कि ये दोनों सब्सटेंसेस क्या हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी ज्योमेट्री क्या हो, सेम हो, उनके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स सेम हो, तो वो किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म को। अब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फ्स। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फ्स। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स और भी मेंशन है यहाँ पे, जैसे कि NO3 है एंड KNO3, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट। आपकी बुक में इसी से रिलेटेड एक टेबल सा बना हुआ है बुक में, तो आपने वो टेबल पूरा याद करना है, उनके नाम भी याद करना है, आइसोमॉर्फ्स कौन कौन से हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स क्या बना रहे हैं और इस तरह से रेशो क्या है, आप पूरा टेबल अच्छे से तैयार करेंगे, इसमें से MCQs बन सकते हैं। ये टेबल जितनी भी एग्जांपल्स आपके इन पोर्शंस में आ रही हैं, हर एक जो एक टेबल है वो एज आ MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसमें मैंने चंद 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे पुट किए ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। अब देखें इसमें आइसोमॉर्फ्स क्या हैं, आइसोमॉर्फ्स किसको बोला जाता है, 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस जो सेम शेप शो कर रहे हैं, सेम ज्योमेट्री शो कर रहे हैं, वो 2 आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फ्स। जैसे पोटाशियम नाइट्रेट है और ये सोडियम नाइट्रेट है। अब ये दोनों डिफरेंट हैं, सोडियम नाइट्रेट एक अलग चीज़ है, पोटाशियम नाइट्रेट एक अलग चीज़ है। अब ये दोनों आपस में क्या डिफरेंट है, लेकिन जब आप इनकी ज्योमेट्री को, इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, वो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है शो करते हैं, जो कि रोम्बोहाइड्रल जो है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं,
जो हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, जैसा कि क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ये बहुत सारी हैं, इसके अंदर टाइप्स आ जाते हैं। ये टाइप्स हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर इसी चीज़ को स्टडी करेंगे कि क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कितनी होती हैं और किस तरह की उनकी शेप्स बनती हैं। आपकी बुक में अभी जो मेंशन है आप सिर्फ इनके नाम याद कर लेंगे, ये कैसे बनती हैं, किस तरह से चेंज आता है इनमें, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब एक है ना पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट, ये दोनों आपस में, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फ्स। और क्यों? क्योंकि ये सेम ज्योमेट्री जो है शो कर रही है, सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म शो कर रही है। अब इनकी रेशो कैसे निकालेंगे, देखिए सोडियम कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, 1 1, और ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 3 आ जाएगा। दोनों के अंदर सेम रेशो आएगी इनकी रेशो भी क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि 1 1 3 है, इसके अंदर भी आपको 1 1 3 रेशो ही नजर आएगी। जैसे कि नेक्स्ट देखें, जिंक है, यहाँ पे कैडमियम है, तो जिंक और कैडमियम ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं। जिंक एक अलग चीज़ है, कैडमियम एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो जिंक और कैडमियम, लेकिन इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री शो करते हैं ये, और इस वजह से ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फ्स। और इनका जो इनकी रेशो क्या आती है, 1 1 रेशो आती है दोनों की, ठीक है। इस तरह और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज में, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो जिस तरह यहाँ पे मैंने एक बेसिक पॉइंट बताया था आपको, जैसा कि सब्सटेंस का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हमने, तो यहाँ पे भी आप एक बेसिक वर्ड को सामने रखेंगे, इसको माइंड में रखना है। यहाँ पे वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कंपाउंड का, यहाँ पे एटम या मॉलिक्यूल को स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो सब्सटेंस का वर्ड यूज़ किया था, इसका मतलब है कि इसके अंदर एटम भी आ जाता है, इसमें मॉलिक्यूल भी आ जाता है, इसमें कंपाउंड भी आ जाता है। लेकिन जब आप पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसके ऊपर अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल के ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या बनेगी, फिनोमेनन इन विच अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, कि ऐसा जो प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड क्या करेगा, एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, के एक ही कंपाउंड है, वो एक से ज्यादा, मोर देन वन यहाँ पे वर्ड है, मतलब वो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स डिफरेंट ज्योमेट्रीज शो कर रहा है। कंपाउंड एक है लेकिन उसकी ज्योमेट्री ज्यादा है, वो 2 या 2 से ज्यादा ज्योमेट्री शो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखें, अब इसमें दूसरा वर्ड आ जाएगा, ये भी इसी डेफिनेशन के अंदर, आपकी डेफिनेशन में ही मौजूद है और सेपरेट भी पूछा जा सकता है आपसे, पॉलीमॉर्फिक वर्ड है। तो पॉलीमॉर्फिक क्या चीज होती है, कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हमने एक जनरल एग्जांपल ली थी, यहाँ पे भी एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि ए कोई जनरल आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है ना। अगर हम इसको देखें तो ये ए कंपाउंड जो है ये डिफरेंट ज्योमेट्री शो करता है। फॉर एग्जांपल ये ज्योमेट्री बी शो कर रहा है और ये सी ज्योमेट्री, 2 तरह की ज्योमेट्रीज को शो कर रहा है। कंपाउंड एक है जो कि ए है, एक जनरल एक आइडिया बनाने के लिए कि कंपाउंड एक है लेकिन वो 2 तरह की ज्योमेट्रीज को शो कर रहा है, ठीक है। बी और सी कोई भी ज्योमेट्रीज हो सकती हैं यहाँ पे बी सी की जगह पे। अब एक कंपाउंड डिफरेंट ज्योमेट्रीज शो कर रहा है, ठीक है ना, मोर देन वन ज्योमेट्रीज शो करता है। तो अब देखें पॉलीमॉर्फिक क्या चीज़ है, इसी चीज़ को सामने रखते हुए, कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो कंपाउंड जो एक से ज़्यादा ज्योमेट्रीज शो कर रहा है, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिक कहलाता है। उस कंपाउंड को हम पॉलीमॉर्फिक बोलेंगे, ठीक है, जो भी कंपाउंड होगा। अब दूसरा वर्ड है पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फ्स क्या चीज़ है, फॉर्म्स जो ज्योमेट्रीज बन रही है ना, शेप्स बन रही हैं, या फॉर्म्स जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। जो एक शेप्स बन रही है ना, वो शेप्स आपस में, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, ये दोनों आपस में कहलाएंगे पॉलीमॉर्फ्स। बात की समझ आई। पॉलीमॉर्फिक वो सब्सटेंस जो डिफरेंट ज्योमेट्रीज शो कर रहा है, वो पॉलीमॉर्फिक है। अब जो डिफरेंट ज्योमेट्रीज बन रही है ना, वो ज्योमेट्रीज आपस में क्या कहलाती हैं, एक दूसरे के, जो एक ही कंपाउंड की हों, वो ज्योमेट्रीज आपस में कहलाएंगे पॉलीमॉर्फ्स, ठीक है। अब उसके आगे आ जाती हैं प्रॉपर्टीज, जैसे कि वहां पे हमने प्रॉपर्टीज देखी थी आइसोमरिज्म के अंदर। उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो आपका जो कंपाउंड्स होती हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, सॉरी, जो सब्सटेंसेस होते हैं आइसोमरिज्म में, वो सब्सटेंसेस आपस में उनकी जो ज्योमेट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, जो सब्सटेंसेस होती हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो दोनों डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। डिफरेंट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। लेकिन यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इसमें देखिए, इसमें प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, इनकी जो आपके पास एक शेप्स बनेंगी, जो फॉर्म्स बन रही हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमेशा सेम रहती हैं, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं। मे बी एक चीज़ आपको जो है उसका कलर और है, तो दूसरी जो शेप बन रही है उसका कलर और हो सकता है, ठीक है। या कोई एक है कंपाउंड, एक है,
वो अब जब एक फॉर एग्जांपल रोम्बोहेड्रल शेप में आता है उसका कलर और होता है, जब वो मोनोक्लिनिक में आता है तो उसका कलर और होता है, सब्सटेंस एक ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसको बोलेंगे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। इसी के अंदर आप एक और एग्जांपल यहाँ पे पुट कर सकते हैं सबसे सिंपल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र S8 की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर आप इस सल्फ़र को देखें तो ये सल्फ़र जो है ये दो तरह से हमें नज़र आता है। अगर सल्फ़र को अगर आप यही सल्फ़र जो है वाइट फॉर्म में भी नज़र आता है और यही सल्फ़र जो है ग्रे फॉर्म में भी नज़र आता है, ठीक है ना। जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, बुक में यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये सल्फ़र वाइट फॉर्म में भी हमें मिलता है, सल्फ़र ग्रे फॉर्म में भी मिलता है। अब सल्फ़र ये आपका जो कंपाउंड है ना वो एक ही है, लेकिन ये वाइट फॉर्म में भी है और ये ग्रे फॉर्म में भी है। बेसिकली ये कंपाउंड नहीं है बल्कि इसको जेंट मॉलिक्यूल बोल सकते हैं आप, इसको जेंट मॉलिक्यूल जस्ट एग्जांपल में रखने के लिए आप इसको माइंड में रखेंगे, इसको नोट नहीं करना है। तो ये दोनों तरह से आपको नजर आ रहा है, वाइट फॉर्म में भी और ग्रे फॉर्म में भी। अब ये दोनों जो हैं, ये जो वाइट और ग्रे डिफरेंट है ना, अब इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक और प्रॉपर्टी सेम चीज़ है, ये एक और प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बल्कि आप ऐसा करें, इसको यहाँ पे हम पुट नहीं करते, आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है। तो आप इतना माइंड में रखें कि पॉलीमॉर्फ्स क्या होती हैं। पॉलीमॉर्फ्स वो ज्योमेट्री जो बन रही है, जो शेप्स बन रही है, वो आपस में पॉलीमॉर्फ्स कहलाएंगी। जो कंपाउंड ज्योमेट्रीज बना रहा है वो कंपाउंड खुद क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिक कहलाता है। और ये जो प्रोसेस पूरा क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसके आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो आपके पास ये फॉर्म्स बन रही हैं, डिफरेंट ज्योमेट्रीज बन रही हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, इनकी ज्योमेट्री, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनके डिफरेंट होने की रीज़न क्या होती है, मैंने यहाँ पे बोला कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे सेम है लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़? ड्यू टू द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल होती हैं वो उनके अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उनकी अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल अगर लीनियर फॉर्म में है तो उसकी ज्योमेट्री और है, ठीक है ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और होंगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर वो लीनियरली अटैच हैं एक दूसरे के साथ, जो एटम्स उसके अंदर मौजूद हैं, जो शेप बन रही है वो जो है फॉर एग्जांपल वो लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है, अगर वो जो उनके अटैचमेंट है वो बजाय लीनियर के अगर वो इस तरह ब्रांच के फॉर्म में इस तरह से अटैच हो जाएं तो पॉसिबल है कि उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको फिर लिक्विड फॉर्म में नजर नहीं आएगा, वो फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करती हैं किस चीज़ के ऊपर, अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल अरेंज हो रही हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। और इसी तरह से इनके एग्जाम्पल्स हैं कि जो सब्सटेंस, यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे, बाकी यहाँ पे आप सब्सटेंस की बजाय कंपाउंड का वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे आएगा कंपाउंड। अब देखिए ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अब कंपाउंड जो है, एक कंपाउंड डिफरेंट फॉर्म्स में आपको नजर आएगा, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बनाता हुआ नजर आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 इसका फॉर्मूला होता है सिल्वर नाइट्रेट का। अगर हम इसको स्टडी करें तो इसकी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बनती हैं, डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है। जैसा कि देखिए कंपाउंड एक ही है, इसकी 2 शेप्स हैं, एक रोम्बोहेड्रल है, दूसरा ऑर्थोरोम्बिक है, ये दोनों तरह की शेप्स को शो करता है। अब जो कंपाउंड ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बना रहा है वो कंपाउंड खुद क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिक। और जो 2 शेप्स बन रही हैं, ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, ये आपस में कहलाएंगे पॉलीमॉर्फ्स। और इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट को स्टडी कर लें तो कैल्शियम कार्बोनेट ये एक ही कंपाउंड है, ठीक है ना, तो ये कंपाउंड खुद क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिक। और इसकी तो ये 2 तरह से हमें नजर आता है, 2 तरह की शेप्स बनाता हुआ नजर आता है। एक कहता है ट्राइगोनल शेप में हमें मिलता है और दूसरा है ऑर्थोरोम्बिक शेप में ये पाया जाता है। ये शेप्स किस तरह की होती हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से बनाते हैं, ये सारा हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो आपने जस्ट इनके फिलहाल नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों जो शेप्स हैं, ये दोनों ज्योमेट्रीज, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, ये आपस में क्या कहलाएंगी, पॉलीमॉर्फ्स कहलाती हैं। इस तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी, इसकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, के एग्जिस्टेंस, अब एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, तीनों के अंदर एक बेसिक पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हमने बात की थी सब्सटेंस की आइसोमॉर्फिज्म के अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने बात की थी कंपाउंड की, और एलोट्रोपी के अंदर हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एक लफ्ज़ का चेंज आ रहा है, अगर आप इस एक लफ्ज़ को चेंज करेंगे आपके जो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो एलोट्रॉपी है किसके ऊपर अप्लाई होगी, ये एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये ऐसे एमसीक्यूज भी तीनों पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एलोट्रॉपी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एटम हो सकता है एलिमेंट, या आप एलिमेंट बेसिकली होते हैं वो आपके पास सब्सटेंसेस जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हों, इस तरह याद रख सकते हैं, या वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, तो इस तरह से भी उनको हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब आगे एग्जांपल के अंदर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। तो एलिमेंट क्या करते हैं, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, यहाँ पे हमने बात की थी ना पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी तकरीबन रिलेट करते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से देखें, हमने पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की कि जो कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स शो करते हैं। और एलोट्रॉपी क्या चीज़ है, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स शो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब इसके देखें एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन सी होंगी, वो फॉर्म्स जो बन रही हैं डिफरेंट फॉर्म्स, उनको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बोलेंगे। और इसके अंदर एग्जांपल देखें, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है और आपके बुक में और भी इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप सल्फ़र को देखें, ठीक है ना, तो सल्फ़र जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में, सल्फ़र आपको रोम्बिक फॉर्म में भी मिलता है और यही सल्फ़र आपको मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है ना। अब ये इसके अंदर जो है, चले, सल्फ़र दो तरह की शेप बनाता है। सल्फ़र क्या है, एक एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एटम्स अटैच होते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं। ये सल्फ़र एक एटम है। अब ये सल्फ़र जो है रोम्बिक फॉर्म में भी मिलता है और यही एक सल्फ़र जो है हमें मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी नज़र आता है। और इसी तरह कार्बन को देखें, कार्बन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपने प्रीवियस काफ़ी सारे लेक्चर्स के अंदर इस चीज़ को स्टडी की है कि कार्बन अगर डायमंड को स्टडी करते हैं ना तो डायमंड के अंदर सारे कार्बन एटम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और इसी तरह अगर आप ग्रेफाइट को स्टडी करें तो ग्रेफाइट में भी सारे कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जब इनकी ज्योमेट्री को हम स्टडी करते हैं तो इन दोनों की ज्योमेट्री एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब कार्बन अगर डायमंड की फॉर्म में है तो स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, ज्योमेट्री कौन सी होगी, क्यूबिक फॉर्म में पाया जाता है। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, कार्बन क्यूबिक जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म शो कर रहा है। अगर यही कार्बन अगर ग्रेफाइट के अंदर स्टडी किया जाए इस कार्बन को, तो ये कार्बन किस तरह की ज्योमेट्री शो करता है, हेक्सागोनल फॉर्म शो करता है, ठीक है। एटम एक ही, एलिमेंट एक ही है, वो डिफरेंट फॉर्म में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये किसके अंदर आएगा, एलोट्रॉपी के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक सब्सटेंस अपनी डिफरेंट फॉर्म्स को चेंज करता हुआ नजर आता है। एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कहा था, जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट को हमने स्टडी किया था कि आपके पास लिक्विड है, हम उसको टेम्परेचर देते हैं, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ के वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। लिक्विड में है, अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो ट्रांजिशन स्टेज कहलाती है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से हम इसको रिलेट करेंगे। ट्रांजिशन टेम्परेचर, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, कि एक ही सब्सटेंस की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं लेकिन सब्सटेंस क्या है, सेम सब्सटेंस, कैन कोएग्जिस्ट का मतलब होता है एक दूसरे में मौजूद होती हैं, दोनों फॉर्म्स हमें उसके अंदर नजर आती हैं। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हम इसको चेक करेंगे। अब जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस हमने दोनों फॉर्म्स को शो कर रहा है, ठीक है ना, तो वो जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में है कि अगर हम इसको देखें, टिन को चेक करें, ग्रे टिन आपको दो तरह के कलर शो करता हुआ नजर आता है। टिन ग्रे फॉर्म में भी मिलता है और टिन वाइट फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और ये किस टेम्परेचर पे दोनों स्टेजेस हमें नजर आती हैं टिन की, वो टेम्परेचर होता है 13.2 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके पास टिन है, अगर आप टेम्परेचर देते हैं उसका 13.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, तो इस टेम्परेचर पे जो टिन है, टिन एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ट्रांजिशन मेटल है ये। तो टिन जो है ये आपको ग्रे फॉर्म में भी उसके अंदर नजर आएगा और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स आपको वाइट फॉर्म में भी नजर आएंगे, ठीक है। और इसी तरह से सेकंड एग्जांपल को देख लें। सेकंड एग्जांपल में सल्फर मौजूद है, सल्फर S8 की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये एलिमेंट है, मैंने कहा था डिफरेंट सेम एटम्स मिलेंगे तो आपके पास एलिमेंट बनते हैं, तो इसमें जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, तो जितने भी सल्फर हैं सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा जितना भी होता है, ठीक है। अब इसमें देखें सल्फर S8
और ये भी सल्फर एसिड सेम है, लेकिन इसके अंदर अगर देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है 95.5 डिग्री सेल्सियस पे आपको ये सल्फर, इसमें मॉलिक्यूल्स रोम्बिक फॉर्म में भी नजर आते हैं और यही सल्फर आपको मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी नजर आता है। तो मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर एक सब्सटेंस जो है वो आपको डिफरेंट फॉर्म में नजर आएगा, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। आप इनके अंदर क्वेश्चन सुन लें कि कौन कौन से क्वेश्चन पॉसिबल आ सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आइसोमरिज्म एक सेपरेट क्वेश्चन उसका आ सकता है, ठीक है। इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह आपके पास एलोट्रॉपी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और इसी तरह ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर डेफिनेशन पूछी गई है तो डेफिनेशन के साथ उनकी एक दो प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल मस्ट आपने उसके साथ ऐड करनी है। और अक्सर ये क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस आता है, तो इस तरह किसी का भी डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, कम से कम 4 पॉइंट आपने उसमें लिखने हैं। आइसोमॉर्फिज्म इसकी डेफिनेशन, तो इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म की भी डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट ये बन जाएगा। सेकंड पॉइंट पे आ जाएगा, आप उसके अंदर बताएंगे ये कि आइसोमॉर्फिज्म में जो आप इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं वो क्या होगा, यहाँ पे सब्सटेंस यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो है कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। ये सेकंड पॉइंट बनेगा, ये बेसिक पॉइंट है ये वाला, ये सब्सटेंस और कंपाउंड वाला। 2 पॉइंट आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट, आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप बता सकते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म से डिपेंड कर रही है, बल्कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सप्लेन कर लें थर्ड पॉइंट पे, कि जो आपके पास आइसोमॉर्फिज्म है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो थोड़ा बहुत उनके अंदर डिफरेंस लाजमी होता है, क्वाइट डिफरेंट विद ईच अदर, कि उनका आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंस लाजमी होता है। तो ये उसके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाएगी। थर्ड पॉइंट बनेगा आइसोमॉर्फिज्म का। और पॉलीमॉर्फिज्म का पॉइंट कौन सा बनेगा, पॉलीमॉर्फिज्म में आपने बताना है इसके अंदर क्या था पॉलीमॉर्फिज्म में प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, उस हिसाब से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट। और पॉइंट नंबर 4 जो है उसके एग्जाम्पल आप पुट कर लेंगे और इसके एग्जाम्पल भी पुट कर लेंगे। इस हिसाब से कोई भी अगर इनमें से डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो आपने इस हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना है।